Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about nature and the scope of geomorphology. So as you all know, BA Semester First Geography Honors वालों को ये बुक पढ़नी है जियोमॉर्फोलॉजी की. डोंट बी पैनिक, ये जो चैप्टर है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये सबको पढ़नी है. जिनका भी जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट है उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही पड़ेगा. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या तो नेचर क्या है जियोमॉर्फोलॉजी का और कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूडेड हैं जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. तो सिलेबस वाइज ही हम चल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि अपना सिलेबस भी मैच कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होते हैं. तो लगभग मैंने देखा है सबका सिलेबस सेम है, बस टॉपिक एक दो ऐसे होते हैं जो इंक्लूड कर दिए जाते हैं या फिर एक दो चैप्टर अलग से ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो किसी के कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन लगभग सबका सिलेबस सेम है. एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पे आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो. ठीक है, एक और चीज़ जिनको इससे आगे जाना है, लाइक जिनको भी अभी जिनका एग्जाम चल रहा है या फिर सिलेबस पीछे हो रहा है और आपको ज़्यादा जल्दी है सिलेबस कवर करने की, तो आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना. हमारा ये पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो चुका है एक बार विद हैंड रिटन नोट्स. तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है. सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट के चक्कर में ये दूसरी बार बनाना पड़ रहा है, बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो इसकी वजह से. ठीक है, तो आप जा करके वहाँ से हैंड रिटन नोट्स के साथ भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्या है हमारा नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है सबसे हम ये देखेंगे. ओके, तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी इज अ सिग्निफिकेंट ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी. जिन्होंने भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है उनको पता होगा कि जब हमने उसको स्टार्ट किया था तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे थे, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं, जियोग्राफी से. ठीक है, तो जियोग्राफी में दो पार्ट्स थे, एक तो फिजिकल जियोग्राफी एंड एक ह्यूमन जियोग्राफी, जो कि शायद हमें 11th या 12th में पढ़ना था. अलग अलग दो सब्जेक्ट, फिजिकल एंड ह्यूमन. तो वैसे ही हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. जैसे कि हम क्लाइमेटोलॉजी भी आगे पढ़ेंगे, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है. एंड ये जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो भी किसका पार्ट है, किसका ब्रांच है, फिजिकल ज्योग्राफी का है और काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, जियोमॉर्फोलॉजी किस चीज से बना हुआ है? तो कम्स फ्रॉम थ्री ग्रीक वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है. जी इट मीन्स अर्थ, पृथ्वी, मॉर्फे मीन्स फॉर्म एंड लोगोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. सीधा सीधा समझो अगर इन्हीं तीनों शब्दों से तो हमें क्या पता चलेगा कि एक हमारी पृथ्वी है और उसके ऊपर जो भी हमारे लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में विस्तार से अगर हम जानते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, उसके विस्तार को क्या कहते हैं, हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं या फिर जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. मतलब कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लैंड फॉर्म्स के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे. ज़्यादातर इस पूरे बुक में हम लैंड फॉर्म्स की ही बात करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे जितने भी फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीजी वर्सेस्टर, क्योंकि भैया हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो और अब हम बड़े क्लास में पहुंच चुके हैं, बीए सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कॉलर्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे. तो पीजी वर्सेस्टर 1940 के अकॉर्डिंग क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी इज द इंटरप्रिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ. सारे लोग सेम चीजें ही बताएंगे तभी यहाँ पे आपको पढ़ना है. ठीक है, नहीं तो अगर अलग चीजें होती तो आपको ये भी दिखता कि बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं. तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो फीचर्स हैं हमारे, जो अर्थ सरफेस पे जितने भी वेरियस फॉर्म्स हैं उनके बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है कि जो भी हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, ओके, अर्थ सरफेस पे, उनके डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. एल ब्लूम के द्वारा क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप्स एंड द प्रोसेसेस दैट चेंज देम. ठीक है, इनका क्या कहना है कि ये भी क्या है, एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है किसका, हमारी पृथ्वी पे जितने भी लैंडस्केप रहते हैं, एक तो उनके बारे में हम जानते हैं और जो चेंजेस, जिन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं, जिन प्रोसेसेस के थ्रू वो चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेस को भी हम पढ़ते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. W.D. थॉर्नबरी के अकॉर्डिंग क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूडिंग सबमरीन टोपोग्राफी. इन्होंने एक अलग चीज ऐड करी है, इन्होंने भी थोड़ी सी चेंज
ऐड करी थी कि जो प्रोसेसेस हैं चेंज करने वाले उन लैंडस्केप्स को, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मतलब हमें प्रोसेसेस के बारे में भी जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। एंड थॉर्नबर्डी का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि इसमें लैंडफॉर्म्स के साथ साथ जो हमारे समुद्री चीजें होती हैं, ठीक है, समुद्री तल जो होते हैं उनके बारे में भी हमें जानना है, मतलब कि ओशन से रिलेटेड चीजें भी पढ़नी है हमें, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसका नेचर क्या है एंड स्कोप का है क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। द सब्जेक्ट एरिया एंड स्टडी एरिया ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज डिफिनिट इवन दो इट इज वाइड। ये काफी ज्यादा मतलब वाइड है, काफी ज्यादा विस्तार है इसका, लेकिन फिर भी क्या है, डिफिनिट है, मतलब एक लिमिट तक है, ओके। मतलब हमें पढ़ना है कि हमें, जैसे कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो हमें पता है कि हमें कहाँ तक पढ़ना है, तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि बहुत ज़्यादा वाइड होने के बाद भी क्या है, डिफिनिट है इसका स्टडी एरिया। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीफ्स ऑफ अर्थ। सेम चीज़ कि इसका जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें एकदम ज़रूरी है पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी में, वो क्या है, वो है रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। अलग अलग तरह की स्थल कृतियां होती हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारे अर्थ पे, और हम उनके बारे में कहाँ डिस्कस करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अंडर दिस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीफ इज प्रेजेंटेड। सिर्फ रिलीफ फीचर्स के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे जो अर्थ पे हैं, वो किस तरह से डेवलप हुए, क्या प्रोसेसेस थे उनमें और किस तरह से वो डेवलप हुए, मतलब उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, उनका क्रिएशन कैसे हुआ एंड फिर वो डेवलप कैसे हुए, हर स्टेजेस को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी। दोनों में एक डीप कनेक्शन है, गहरा जो है कनेक्शन है, ठीक है, जुड़ाव है। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, भू आकृति विज्ञान, एंड जियोलॉजी मतलब होता है भू विज्ञान, ठीक है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन क्या है, डिफरेंसेस भी है और कनेक्शन भी है, एक दूसरे से जुड़ा भी हुआ है और दोनों में फर्क भी है। The knowledge of structural geology is desirable to understand the structure of the earth surface। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है हमारा, उसके लिए मतलब उसके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ सरफेस को जानने के लिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ's crust is result of internal and external forces। अब हमें बताया जा रहा है कि जो भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं हमारे अर्थ पे, वो दो चीज़ों से बने हुए हैं, या तो इंटरनल फोर्सेस से या तो एक्सटर्नल। इनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, आगे के जो चैप्टर्स होंगे हमारे उसमें पढ़ना है कि इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, हालांकि यहाँ पे भी हम कुछ कुछ के बारे में देखेंगे। दस स्टडी ऑफ दिस फोर्सेस इज एन इंटीग्रल सब्जेक्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो सोचो, जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जिनके थ्रू लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये तो प्रोसेसेस में आ गए, तो ये प्रोसेस हमारे लिए जानना कितना जरूरी है आप समझ सकते हो जियोमॉर्फोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। वेरियस रिलीफ्स लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस आर मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। यही चीज सेम हमने यहाँ भी पढ़ी, ओके, यही है ना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स क्या है, मेन सब्जेक्ट है, मेन स्टडी है जियोमॉर्फोलॉजी का। सेम वही चीज है कि जो अलग अलग हमारे रिलीफ फीचर्स हैं जो अर्थ सरफेस पर लोकेटेड है, वो क्या है, मेन सब्जेक्ट मैटर है। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में हम जो ज्यादा किसी चीज की बात करते हैं तो इन्हीं रिलीफ फीचर्स की ही करते हैं। The topographic disparities found vertically on the surface of lithosphere are called reliefs। जो बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के जो टोपोग्राफीज पाए जाते हैं, जो लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है, क्या होता है, ऐसे वर्टिकली खड़े ही तो होते हैं अर्थ पे, ऐसे वर्टिकल है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम रिलीफ्स कहते हैं। अंडर दिस फ्रॉम ह्यूज माउंटेन्स टू स्मॉल माउंट्स एंड वैलीज आर इंक्लूडेड। सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो बड़े बड़े माउंटेन्स हो या छोटे छोटे माउंट्स हो, छोटे छोटे टीला हो, ठीक है, सारी चीजें, वैलीज एटसेट्रा सब इसमें इंक्लूडेड है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइज, एक्सटेंशन एंड ऑल द रिलीफ्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो देखो, अब रिलीफ फीचर्स के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन ये जो रिलीफ फीचर्स हैं इनको 3 कैटेगरी में अब बांट दिया गया। अलग अलग तरह के हैं, किन्हीं का विस्तार ज्यादा दूर तक है, किन्हीं का विस्तार कम है, ठीक है। तो अपने साइज के अकॉर्डिंग, विस्तार के अकॉर्डिंग
सारे रिलीफ फीचर्स अलग अलग होते हैं और उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेचर आप समझ चुके हो, जियोमॉर्फोलॉजी का, एंड स्कोप भी यहाँ पे समझ रहे हैं हम। ठीक है, कि कौन से एरियाज में किस चीज का ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, किस चीज के बारे में इसमें ज्यादा पढ़ना होता है, कहाँ तक पढ़ना होता है, वही क्या है, स्कोप है। ठीक है, वही एरिया है। हम क्या करते हैं स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में, एरिया देखते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का कितना दूर में एरिया है, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वही तीनों रिलीफ फीचर्स के बारे में, जिनमें पहला है रिलीफ फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियनिक फ्लोर है। ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट्स है हमारे और जो ओशियनिक फ्लोर है, जिन पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, द ओरिजिन, present distribution and development of these two huge form of land surface are properly explained in geomorphology। किस तरह से कॉन्टिनेंट और लैंड जो ओशन फ्लोर है हमारे, वो उनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से वो बने, आज वो किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से उनका विस्तार है, किस तरह से वो डेवलप हुए, डेवलप हो रहे हैं, इन सब के बारे में हम प्रॉपरली कहाँ एक्सप्लेन हुआ रहता है, जियोमॉर्फोलॉजी में। ओके, continents and oceanic floor are also called initial relief because they have come into existence since the origin of the earth। जब अर्थ का origin हुआ, जब अर्थ बनी, ठीक है, तब से ही क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियनिक फ्लोर्स आपको मिलेंगे। मतलब ये इनिशियल रिलीफ फीचर्स हैं पूरे अर्थ पे, इनसे पहले कुछ नहीं बना। ओके, पहले रिलीफ फीचर्स हमारे ये हो गए जो कि पहले ऑर्डर में हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे जानने वाली है, पता है क्या, कि यहाँ पे हम ओशियनिक फ्लोर और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। जो सेकंड ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बनेगा, मतलब कि कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर पे जो बनी हुई स्थलकृतियां हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम रखेंगे कहाँ, सेकंड ऑर्डर में। और जो थर्ड ऑर्डर में है वो कहाँ आएंगे, सेकंड ऑर्डर वाले पे। इट मीन्स जो अब फर्स्ट ऑर्डर पे जो स्थलकृतियां, जैसे माउंटेन बन गई, अब माउंटेन पे बनने वाले जो स्थलकृतियां हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम रखेंगे कहाँ, थर्ड ऑर्डर में। समझ में आ गया। देखो सेकेंड ऑर्डर में हमारे क्या है, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें सेकेंड ऑर्डर में है। ये क्रिएट होती है इंटरनल फोर्सेस के थ्रू, कंस्ट्रक्टिव, जिसको मतलब ये कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये बन रही हैं। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होती तो चीजें यहाँ की बर्बाद हो जाती। लैंडफॉर्म पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरनल फोर्सेस लगते तो वहां के लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, बर्बाद होते, ना कि कंस्ट्रक्ट होते, ना कि हमारे ये प्लेन्स, प्लेट्यूज बनते नहीं है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल लैंडफॉर्म्स और कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म्स। इनको हम कंस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं। अब जो रिलीफ फीचर्स थर्ड ऑर्डर में है उनको क्या हम कहेंगे, दे आर फॉर्म्ड मेनली बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। इनके लिए कोई इंटरनल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। इंटरनल फोर्सेस की हमें कहाँ जरूरत है, सेकेंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में हमें एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए, जैसे कि जो विंड के थ्रू इरोजन होता है, उसके अलावा जो भी चीजें हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस, फ्लोइंग ऑफ वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, जिनके थ्रू क्या होता है, जो यहाँ पे प्लेट्यूज, लेक्स और प्लेन्स, माउंटेन्स दिख रहे हैं, वहां पे अलग अलग तरह की और स्थलकृतियां आपको देखने के लिए मिलेंगे। विच आर डिस्ट्रक्टिव, ये क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। मतलब कि जो माउंटेन पे हमने बोला कि यहाँ पे स्थलकृतियां बनेंगी, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे, तो ये अलग अलग तरह के जो टोपोग्राफी क्रिएट होंगे वो इरोजन की वजह से होंगे। मतलब कि यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, खत्म होकर के बन रही है, कोई भी चीज इरोड होकर के बन रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The forces like flowing water, wind, glaciers, etc. are included in these. They are also called erosional forces. इनको erosional forces भी कहते हैं। ओके, मतलब इरोजन से समझ में आ गया कि ये क्या हो रहे हैं, इरोड हो रहे हैं। बेसिकली इरोड होकर के थर्ड ऑर्डर में रिलीफ फीचर्स बनते हैं। कैनियंस, गॉर्जेस, स्लोप्स, डेल्टास, ड्यून्स एटसेट्रा, ये सारा हम पढ़ चुके हैं एक बार। तो आप जाकर के जल्दी जिसको पढ़ना होगा ये सारे चैप्टर्स, वो जाकर के एक बार जरूर चेक कर लेना प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। तो देखो ये सारी चीजें जो है, ये सारे रिलीफ फीचर्स हमारे क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। Detailed explanation of their origin, development, distribution, related principles are subject matter of geomorphology। किस तरह से ये बनते हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेजर जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट के बारे में। फॉर स्टडी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, geomorphologists have propounded some basic concepts which are very useful for the analysis of this subject. Some important concepts are
एज फॉलोज। देखो अलग अलग जियोमॉर्फोलॉजिस्ट एक तो हमारे यहाँ है बहुत सारे, और इन सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने क्या किया, जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दे दिए। अब उन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। In other words of Thornbury, the geological processes and laws are active today, were also active in past. Their rates of activity may have been different. ठीक है, देखो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि जो वर्ड्स हैं थॉर्नबरी के, उनका क्या है कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिनके थ्रू हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, जो लॉज हैं वो कल भी थे और आज भी हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में भी वो एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है। रेट ऑफ एक्टिविटी इनका क्या है, डिफरेंस है। मतलब कि हो सकता है कि पास्ट में ये ज्यादा तेज हो, धीरे धीरे ये स्लो हो गए हो, या फिर अभी तेज है और पहले स्लो हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं रेट ऑफ एक्टिविटी के, एक्टिवनेस के। While presenting the concept of uniformitarianism, Hutton said that the present is the key to the past. यहाँ पे हटन ने क्या कहा है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म को प्रेजेंट करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हुए, कि जो वर्तमान है वही अतीत की कुंजी है। देखो इस तरह से ना जियोमॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन आता है, आई डोंट नो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं या नहीं, हमारे हुआ करते थे कि द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ऐसे लिख दिया एंड यहाँ पे लिख देगा कि हु सेड दिस। ठीक है, हु सेड दिस लाइन, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको स्कॉलर्स नेम याद रखने हैं। ठीक है, कि ये किसने कहा है। नेचुरल लॉज हैज बीन वर्किंग सिंस बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। जो नेचुरल लॉज हैं वो आज से नहीं, जिस टाइम से क्रिएशन हुआ है, जिस टाइम से पृथ्वी हमारी ओरिजिनेट हुई है, उस टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, बस डिफरेंसेस ये है कि पहले कुछ और हुआ करते थे, धीरे धीरे उनमें चेंजेस आए, डिफरेंसेस क्रिएट हुए कि पहले किस तरह के थे, आज किस तरह के हैं। ठीक है, तो उनके एक्टिवनेस में डिफरेंसेस आए हैं, लेकिन जो लॉज हैं वो नेचुरल लॉज हमारे स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन आफ्टर क्रिएशन एंड क्रिएशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर। और लॉ ऑफ नेचर क्या है, डिस्ट्रक्शन आफ्टर क्रिएशन, मतलब कि कोई भी चीज जब बनती है तो उसके बाद क्या होती है, वो बिगड़ जाती है, मतलब वो खत्म होती है। ठीक है, एंड खत्म होने के बाद कोई चीज क्या होती है, फिर से उसका क्रिएशन होता है। ओके, ये चीज सबको समझ में आ गई, यही लॉ ऑफ नेचर है। स्ट्रक्चरल कंट्रोल, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नबरी, geological structure is a major controlling factor in the development of landforms. Under this, the structure and nature of rocks are considered. ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, एक कंट्रोलिंग फैक्टर है हमारे डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स में। मतलब कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनके बेसिस पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ रॉक्स हैं उनको यहाँ पे कंसिडर करा गया है। द प्रॉपर्टीज ऑफ फोल्स, फाउल्स, इंक्लाइनेशन, हार्डनेस, केमिकल कंपोजिशन, permeability etc. definitely have an effect on the development of topographies. ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, फोल्ड की प्रॉपर्टी, फॉल्ट की, इंक्लाइनेशन की, हार्डनेस की और केमिकल कंपोजिशन की, ये सारे क्या है, ये सारे कहीं ना कहीं हमारी जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं उनमें ये अपना कुछ ना कुछ प्रभाव देते हैं। In the words of Ulrich, rocks on the one hand prepare manuscript on the earth and other hand provided the basis for the contemporary landscape. एक उलराइज का क्या कहना है कि रॉक्स एक हाथ से क्या करते हैं, एक तरफ, मतलब एक तरफ ये हस्तलिपि बना रहे हैं अर्थ की। ठीक है, एंड दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, लैंडस्केप के लिए एक बेसिस बना रहे हैं, मतलब कि किस तरह से लैंडस्केप हमारे क्रिएट हो रहा है उनका बेस ये बता रहे हैं। ठीक है, उसका प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, शिट। अब आगे हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस रिलीफ इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अगर ये अलग अलग प्रोसेसेस ना हो, ये एक्टिवेट ना हो, तो हमारे रिलीफ फीचर्स, हमारे सरफेस रिलीफ भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, Davis has also considered process as an influential factor in the development of topographies. डेविस ने क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसेस है वो एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, किसमें, टोपोग्राफी के डेवलपमेंट में। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसी के थ्रू बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। ओके, जब डेवलपमेंट होते हैं, स्थलकृतियां हमारी बनती है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, तो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग काम होता है, जिनकी वजह से क्या होते हैं, टोपोग्राफीज में भी चेंजेस आते हैं, अलग अलग तरह के हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। Due to the work of each process, a specific topography is developed.
अलग तरह के प्रोसेस, जितने भी हमारे प्रोसेस हैं उन सब के क्या है, अलग अलग काम है, ठीक है। मतलब काम तो एक ही तरह का होगा, सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लैंडफॉर्म्स ही क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन सबका क्या है, अलग तरीके से करना है, और इसी की वजह से एक अलग तरह का एक स्पेसिफिक टोपोग्राफी हमारा डेवलप होता है। जैसे कि सच एज वैली ड्यू टू रिवर इरोजन, इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, रिवर इरोजन की वजह से वैली बन रही है। डेल्टाज ड्यू टू रिवर डिपोजिशन, रिवर डिपोजिशन की वजह से डेल्टाज बन रहे हैं। यू शेप्ड वैली ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन एंड ग्लेशियर्स ड्यू टू डिपोजिशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन प्रोसेस क्या है, अलग अलग है, एंड अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमारे क्या है, अलग अलग तरह के, ये देखो डेल्टाज बने, इधर यू शेप्ड वैली बनी, ओके। और आगे हमारे पास क्या है, ग्लेशियल इरोजन एंड ग्लेशियर्स ड्यू टू डिपोजिशन, ठीक है, तो ग्लेशियर्स बने हमारे, ओके। द इंटेंशन ऑफ द प्रोसेस, the intention of the process is controlled by the structure of rock, slope, local climate, ठीक है। अब देखो जो प्रोसेस का इंटेंशन है, प्रोसेस का इंटेंशन क्या है, अलग अलग तरह के हमारे प्रोसेस हो रहे हैं, उनका इंटेंशन है डेवलप करना क्या, टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करना, लेकिन वो कंट्रोल की जा सकती हैं किसके थ्रू, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स के थ्रू, स्लोप्स के थ्रू, लोकल क्लाइमेट के थ्रू, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो कंट्रोल की जाती हैं। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती हैं, बल्कि इन सब का क्या है, कुछ इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि रॉक्स हमारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा केमिकल मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक होते हैं, कुछ हार्ड रॉक्स होते हैं, तो ये उनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे वहां पे इरोजन ज़्यादा जल्दी होगा, तो लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। कुछ होंगे जहाँ पे रॉक्स हार्ड होंगे, तो जिनकी वजह से प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरह के क्रिएट होने में। जहाँ पे स्लोप है वहां पे भी इरोजन जल्दी हो जाएगा। लोकल क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट किस तरह का है, तो एटसेट्रा एटसेट्रा क्या करती हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, या फिर बोल सकते हो अफेक्ट करती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक साइकिल। जियोमॉर्फिक साइकिल क्या है, डेविस हैड प्रोपाउंडेड द साइक्लिकल कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फिक डेवलपमेंट। डेविस ने क्या बोला है कि जो जियोमॉर्फिक डेवलपमेंट है उसमें एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि एक साइकिल बनता है। जैसे कि एक जैसे बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, देन फिर वो उसकी मृत्यु होती है, तो इस तरह से एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट बनता है ना हमारा। उसी तरह से क्या है, इसमें भी एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट बना, इन्होंने बताया है। According to this, like a human life, there are 3 different stages in the development of topographies. इनका भी यही कहना है कि इधर क्या है, 3 स्टेजेस हैं डेवलप होने के। टोपोग्राफी जब हमारी डेवलप होती हैं तो उनके कितने स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। Any topographic structure is the product of प्रोसेस एंड कंडीशन। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, हम ऊपर भी समझ लिए कि बिना प्रोसेस के, बिना किसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो टोपोग्राफी का स्ट्रक्चर है वो अलग नहीं हो सकता। मतलब कि उसके लिए अलग अलग प्रोसेस चाहिए, तभी जाकर के हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा टोपोग्राफी का। आफ्टर इट्स क्रिटिसिज्म, पिंक्स कॉन्सेप्ट कैम टू द फोर। अब इनके क्रिटिसिज्म के बाद क्या हुआ, पिंक का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टोपोग्राफी वाज डिस्क्राइब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द रेट ऑफ एलिवेशन एंड डिग्रेडेशन। इन्होंने क्या कहा है कि टोपोग्राफी कैसे बनता है, तो टोपोग्राफी रिजल्ट है जो हमारी बनने वाले स्थलकृतियां हैं, और जो हमारी क्या है, डिग्रेड होती हैं, जो उत्थान और पतन है, उन दोनों के रेट के बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टोपोग्राफी कहते हैं। क्लियर हो गया। In the other words of Thornbury, an orderly sequence of landforms is produced by an action of different erosive agents on the earth's surface. Okay? इनका क्या कहना है थॉर्नबरी का, कि जो हमारे टोपोग्राफी है, लैंडफॉर्म्स हैं, वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो अलग अलग इरोजिव एजेंट्स क्या है, इधर विंड था, ग्लेशियर्स था, एंड हमारे रिवर्स थे, तो ये सब क्या थे, ये हमारे इरोजिव एजेंट्स थे जिनके थ्रू क्या हो रहे हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये कहना है थॉर्नबरी का। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग जियोग्राफर्स ने, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग तरह की चीजें दी हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है डायनामिक सिस्टम। ओके, डायनामिक सिस्टम में क्या है, द अर्थ इज ऑलवेज इन मोशन सो इट इज अ डायनामिक सिस्टम। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है इधर इस वाले कॉन्सेप्ट में, कि जो अर्थ है वो हमेशा ही गति में रहती है, गतिशील रहती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डायनामिक सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, हमेशा क्या रहती है, गतिशील रहती है, इसमें गति होती है। फॉर दिस रीजन देयर इज अ चेंज इन एवरी मोमेंट। तो अब भाई देखो ये हमेशा ही क्या है, मोशन में है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहे हैं ना हर एक सेकेंड, ठीक है, तो हर एक मोमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस, सम चेंजेस टेक प्लेस एट वेरी स्लो स्केल, ठीक है, बहुत ही कम रेट पे ये चलते हैं, वेरी स्लो स्केल पे चलते हैं, ठीक है, whose effects are visible on the earth surface after millions of years। तो अब ये इतने स्लो रेट से चल रहे हैं चेंजेस कि हमें ये चेंजेस देखने को मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद मिलेंगे। ओके, जैसे कि कोई चीज होता है, जैसे कि कोई लकड़ी हो गई, कोई पत्ती हो गई, पत्तियां हो गई, तो ये क्या होती हैं, जब हमारे अर्थ में मिट्टी में जब ये जमती हैं, ठीक है, लाइक मिट्टी में जब ये दब जाती हैं, तो इनको कोयल में कन्वर्ट होने में, या फिर अब देख सुने हैं ना, आपने ये पढ़ा भी है कि पेट्रोल बनने में, कोयल बनने में, ये सारी चीजें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक बार में ये प्रोसेस हुआ नहीं, ये बहुत ही स्लोली स्लोली होने वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसी की वजह से ये विजिबल है बहुत टाइम ऑफ ईयर्स के बाद। ओके, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिव। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, ऑलवेज एक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से स्थलकृतियां हमारी बनती हैं और बिगड़ती हैं, और नेचर ऑफ लॉ ही यही है, बनना और बिगड़ना। जो बनी हुई चीजें हैं वो बिगड़ेंगी, जो बिगड़ गई हैं वो फिर से एक बार बनेंगी, ठीक है, यही बनना और बिगड़ने का जो साइकिल है वही लॉ ऑफ नेचर है। अपलिफ्ट ऑफ कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स का बनना, माउंटेन्स का बनना, वोल्केनिक इरप्शन क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, इरोजन डिस्ट्रक्टिव है, बाय डायनामिक एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस। तो इन चेंजेस की वजह से क्या होता है, ये जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो रही हैं, इन्हीं की वजह से हमारे, उन्हीं थोड़े से चेंजेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स बने हैं, माउंटेन्स बने हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, इरोजन होता है, यही थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से। ओके, बस फर्क इतना है कि किसी में इंटरनल फोर्स लगते हैं, किसी में एक्सटर्नल लगते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स, कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अब ऐसा नहीं है कि लैंडफॉर्म्स डायरेक्टली क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, जितना इजी समझने में अभी लग रहा है उतना आगे पढ़ने में नहीं लगेगा, मतलब है इजी है, लेकिन कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स भी हैं। कोई कोई लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सिंपली फॉर्म्ड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्सली फॉर्म होते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ थॉर्नबरी, इन ट्रॉपिकल डेवलपमेंट देयर इज मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो हमारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनमें वो ज्यादा सिंपली क्रिएट नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सिंगल इरोजन साइकिल। यही सिंपल, अगर एक इरोजन साइकिल में अगर कोई लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता तो वो सिंपल था, लेकिन ये एक इरोजन साइकिल में बनता ही तो नहीं है, इसीलिए क्या है, ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल इरोजन साइकिल। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बार इरोजनल साइकिल होंगे तब क्या होगा, ये कोई लैंडफॉर्म हमारा क्रिएट होगा। It is observed that before one cycle reaches its end, another cycle becomes active on that side. अपने ये ऑब्जर्व किया गया है ये कि जो हमारे इरोजनल साइकिल है, ठीक है, एक बार साइकिल खत्म नहीं हो रहा है एंड दूसरी बार क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि कोई लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, तो उस लैंडफॉर्म्स में एक साइकिल खत्म नहीं हुआ इरोजन का, दूसरा क्या है, इधर से स्टार्ट हो चुका है, एक खत्म नहीं हुआ, एक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। Therefore, while studying the topographies and geomorphology, it is necessary to keep various complexities in mind. तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको भी हम अपने दिमाग में रख करके पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली है। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली बस फॉर्म हो गई तो ये सिंप्लिसिटी हो गया, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, इधर खत्म भी नहीं हो रहा है, इधर से शुरू है एक प्रोसेस, इधर खत्म भी नहीं हुआ एक प्रोसेस, इधर है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस के बारे में हम आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।